Hello class, here in the last they gives us some informal instruction for chapter 2 that how you solve the examples. Just you all just go through the examples, okay, and how to find out this value. Now this is your first assignment. I will just give you the pictures that you have to write this exercise 1.3 as a assignment. You have to note down all the questions answers, okay, and up to this ये जो राइट मैच द कॉलम तक आपको क्या करना है, सभी एज अ असाइनमेंट करके लिखना है. नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर 2, एन्युटी. What is the annuity? An annuity is a sequence of the payment mode, successive period of or the interval of time the unit period is usually a year but need not always so. इन चैप्टर 1 वी सॉल्व सम एग्जाम्पल. हमने लास्ट टाइम भी एग्जाम्पल लिए थे जिसमें हमने क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर सेमी एनुअली, मंथली पेमेंट ये करने का देखा है. मतलब एन्युटी मतलब क्या रहता है? एन्युटी इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ पेमेंट मेड बाय द सक्सेसिव पीरियड. हम क्या करते हैं, एक मीन्स फिक्स्ड पीरियड के बाद क्या करते हैं, वो अमाउंट को पे करते जाते हैं. उसे क्या कहते हैं? एन्युटी कहते हैं. एन्युटी कैन आल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग हाउ टू लॉन्ग द सीक्वेंस of payment continue. If the total number of time period for which the annuity payment are made is fixed in advance, the annuity is called as the annuity certain. मतलब क्या रहता है? If the how we know annuity can be classified according how long the sequence of payment continue. If the total of time means time period for which the annuity payment are made is fixed in advance. हमने पहले ही बता दिया है कि आप को कितने साल तक कितना पेमेंट करना है, कैसे करना है. ये फिक्स है कि आपको 20 ईयर्स में इतना इतना ये पेमेंट करना है, ऐसे करना है. तो उसे कहते हैं सर्टन एन्युटी. इफ़ द पेमेंट्स आर टू बी मेड फॉर द लॉन्ग एज अ पर्सन इज अलाइव, इट इज़ कॉल्ड एज द लाइफ एन्युटी. देखो कितने टाइप से, एक आपकी सर्टन एन्युटी रहती है, एक आपकी रहती है लाइफ एन्युटी. An annuity whose number of payment depend on the happening of the event is called as the contingent annuity. contingent annuity कहाँ पे कि देखो कि क्या इवेंट हैपन होने वाला है. मतलब आपका फिल्म है, फिल्म बहुत अच्छे से चली तो मैं क्या करूँगी, उसका अगर मीन्स जो है क्या कहेंगे प्रॉफिट है वो इतने 100 करोड़ से ऊपर गया, तो उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, 5% आप एक्स्ट्रा दोगे. या फिर आप 200 करोड़ से ज़्यादा गया तो आप मुझे 10% उसके ऊपर की अमाउंट देंगे. तो ये जो रहता है ना, इसे कहते हैं कॉन्टिजेंट अमाउंट. कि क्या हो जाएगा, एन्युटी हुज नंबर ऑफ पेमेंट डिपेंड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. जो हो जाएगा उसके बाद का जो रहेगा उसके लिए उसके ऊपर डिपेंड रहेगा. उसे क्या कहते हैं, कॉन्टिजेंट एन्युटी. ए लाइफ एन्युटी इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉन्टिजेंट एन्युटी. ओके, एन एन्युटी दैट इज सपोज टू गो ऑन परपेचुअली और एंडलेस. एंडलेसली उसे क्या कहते हैं, परपेचुअल एन्युटी. परपेचुअल एन्युटी मतलब क्या रहता है ना कि सपोज कहीं पे किसी ने इमारत बांध दी है, उसके लिए क्या है कि एंडलेसली मतलब सपोज 100 साल का उसका करार हुआ है कि उन्होंने कहा कि आपको फॉर 100 ईयर्स ये जो ज़मीन है ये वो यूज़ करने के लिए हम देते हैं. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मीन्स फिक्स्ड अमाउंट आपको देनी है. तो वो कैसे जाती है कि लाइफ टाइम आपको वो पे करना है, मीन्स फॉर 100 ईयर्स. मतलब आप हो गए, आपके बच्चे भी क्या करेंगे, उसके लिए पे कर रहे हैं वो अमाउंट. तो उसे क्या कहेंगे हम, परपेचुअल
एन्युटी कहेंगे. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी also एन्युटी सर्टन, दैट इज द पेमेंट आर ऑल इक्वल एंड फॉर द फिक्स नंबर ऑफ टाइम. हम यहाँ पे कौन सा देखेंगे, सर्टन एन्युटी का ही देखने वाले. एटलीस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए थोड़ा जो डेफिनेशन है उसे अच्छे से देखो. Such annuity can be further classified into two categories. If the payment are made at the end of the successive period, then the annuity is called as the immediate annuity or ordinary annuity. If the payment are made at the beginning of each successive period, then the annuity is called as the annuity due. यहाँ पे देखो, एंड ऑफ द सक्सेसिव पीरियड अगर मैं पे करूँगी तो उसे इमीडिएट एन्युटी कहेंगे, और ऑर्डिनरी एन्युटी अगर उसे मुझे बिगिनिंग में ही करना है, ओके, बिगिनिंग में ही मुझे पे करना है तो उसे क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज द एन्युटी ड्यू. ओके, देन द एन्युटी इज कॉल्ड, मतलब मैंने पहले ही पूरा रकम दे दिया है आपको विथ जो भी आपका ये है, तो बाद में आपको क्या करना है, उसे क्या कहते हैं, एन्युटी ड्यू. मतलब क्या है कि हम मंथली रेंट पे कर रहे हैं तो मंथ के पहले दिन ही मुझे पूरा पे कर दो, उसके बाद आप ये करो, तो उसे क्या कहेंगे हम, एन्युटी ड्यू. और एंड ऑफ द सक्सेसिव पीरियड मतलब क्या हो जाएगा, 1 मंथ के बाद मुझे पे करो आप, तो वो क्या हो जाएगा आपका इमीडिएट और ऑर्डिनरी एन्युटी हो जाएगा. कि यहाँ पे इलस्ट्रेशन ऑफ सम एग्जाम्पल्स है. सपोज ए कंपनी हैज़ टू पे अ पर्सन ₹10,000 ईच ईयर फॉर 3 years, डिपेंड ऑन वेदर द पेमेंट आर मेड एट द एंड और बिगिनिंग ऑफ द ईयर. एन्युटी इज इमीडिएट और ड्यू शोज द एग्जाम्पल. यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल लेके दिया है कि देखो इमीडिएट एन्युटी है साल में, यहाँ पे 0 पे. जब मैं ऑर्डिनरी एन्युटी की बात कर रही हूँ, मतलब मैंने कहा ना कि आपको क्या करना है कि सपोज रेंट है, कुछ आपके ये है, वो क्या करना है आपको मंथ के एंड में आपको पे करना है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 to 1 मंथ ख़त्म हो गया 10,000 पे करो, फिर 1 to 2 ये मंथ ख़त्म हो गया देन 10,000, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया 10,000. ड्यू का मतलब क्या रहता है, पहले ही आप मुझे एडवांस में 10,000 दे दो, फिर यूज़ करो, फिर 1 मंथ कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट मंथ आपको यूज़ करना है तो पहले 10,000 दे दो, उसका नेक्स्ट मंथ यूज़ करना है तो 10,000 पहले दे दो, उसका नेक्स्ट मंथ पे करना है तो पहले ही मुझे 10,000 दे दो. मतलब टोटल अमाउंट तो सेम है, पर मैं कैसे पे कर रही हूँ ना उसके हिसाब से क्या है, उसके 2 टाइप्स हैं. We will study ordinary and immediate annuity in this chapter. The present value of an annuity is the sum, ये आपको भी important है कि present value of the annuity is the sum or total of all present value of each payment at the given rate of compound interest. जो आपका जो सम रहेगा, एक्चुअल जो सम और टोटल ऑफ एन ऑल प्रेजेंट वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, आपकी प्रेजेंट वैल्यू रहेगी. एक्यूमुलेटेड वैल्यू और अमाउंट अभी क्या रहेगी, सम ऑफ टोटल ऑफ एक्यूमुलेटेड वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू ऑफ ईच पेमेंट कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ लास्ट पीरियड. अभी सपोज मैंने यहाँ पे उसका कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करके मैंने लास्ट में कितना दिया है टोटल, वो मेरी क्या रहेगी, अमाउंट रहेगी. देयर आर सम पॉइंट्स and assumption. We will only deal with the uniform certain and यहाँ पे देखो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्टन एंड इमीडिएट एन्युटी. Except for the flat interest rate problem, we will not deal with the simple interest in this chapter. हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कहीं पे भी यहाँ पे नहीं देख रहे हैं. If not mentioned clearly in the problem, then we will assume that interest is compounded per annum. अगर उन्होंने दिया नहीं है कि सेमी आपको क्वार्टरली है, हाफ ये है, सेमी एनुअली है या फिर मंथली है, यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि वो पर एनम के हिसाब से ही है. As far as possible, we have to show all the calculations as they will appear on the calculator without approximating. The final answer in the rupees have been rounded off
द नियरेस्ट पैसा अप टू 2 डेसिमल पॉइंट। अगर उन्होंने कहीं पे हमें नहीं दिखाया कि उसे कैसे कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर जो है वो राउंडेड करेंगे पैसा में। तो मैं ऐसा नहीं लिखूँगी कि सपोज 10,000 1459.89 रुपीज़, या ऐसे पॉइंट में नहीं लिखूँगी। मैं क्या करूँगी, इस 89 को राउंडेड कर लूँगी, यहाँ पे मैं 10,040 एंड 60 लिख लूँगी, क्योंकि 89 पैसा तो मैटर नहीं करेगा ना। यहाँ पे आपको दिखने के लिए फिर से लिखा, ये जो 89 पैसा है ना, उसे हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करके उसे 60 कर देंगे। ओके, although most mobile phone offer the facility of the calculator and some of them do not have some of the shortcut shown in the चैप्टर, मीन्स मोस्टली क्या रहते हैं ना कि मोबाइल में आपको जो है वो कैलकुलेटर की फैसिलिटी दी रहती है, पर जैसे मैंने आपको कहा ना कि जो हम परसेंटेज करते जाते हैं फिर आई विल गेट द आंसर, वो जो है वो अभी यहाँ पे आपके मोबाइल पे वो शॉर्टकट में वे नहीं रहते जो आपके कैलसी पे एक्चुअली मीन्स अवेलेबल रहते हैं। बेसिक फार्मूला फॉर द इमीडिएट एन्युटी, इमीडिएट एन्युटी का देखो फॉर्मूला क्या है आपका। सपोज दैट एन इमीडिएट एन्युटी हैज़ एन पेमेंट ईच ऑफ द अमाउंट रुपीज सी made at the end of each time period, usually a year, for n times the period. We take the letter C as it represents the uniform cash flow or the payments of the annuity. The rate of compound interest be R% per each time period. As before, we have I is equals to R upon 100. In this chapter, we will find using I more convenient than using R. हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस चैप्टर में आई का ज़्यादा यूज़ करेंगे, कि आर यूज़ करेंगे तो क्या होता है, फिर से हमें वो आर अपॉन 100 कैलकुलेट करना पड़ता है। द क्वांटिटी 1 अपॉन आई हैज़ द लॉट ऑफ सिग्निफिकेंट। इफ आर इज इक्वल्स टू 10% देन आई इज इक्वल टू 0.10 and 1 plus I is equal to 1.10. With the rate of interest of 10% per annum in a year, sum increases to 110 means 110% of the original value. So it will become a 1.10 times that 1 plus I times original value. So 1 plus I गिव्स द मैग्नीफाइंग फैक्टर। मतलब उन्होंने खाली हमें बताया कि हम अब कहते हैं ना कि मुझे क्या हो गया, मैंने 100 रुपये दिए और 100 रुपये पे मुझे क्या हो गया, 10% प्रॉफिट हो गया। तो मैं कैलकुलेट करते वक्त हम कैसे करते हैं, 110 करके लेते हैं ना, बस वही कंसेप्ट है ये। हाउ टू कैलकुलेट द एक्यूमुलेट वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी इज कैलकुलेटेड। कंसिडर द एन्युटी इन विच अ पर्सन इज टू बी पे। एक पर्सन है, उसे कितना पे करना है, 10,000 इज पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड। अभी देखो ये एंड वर्ड इम्पॉर्टेंट है, अगर वो एंड में पे कर रहा है तो उसकी एन्युटी कैसी रहेगी, एन्युटी ड्यू रहेगी या फिर आपकी ऑर्डिनरी एन्युटी रहेगी, ऑर्डिनरी एन्युटी रहेगी, राइट। अब वो एंड में पे कर रहा है तो वी विश टू नो इन दिस केस पर्सन वुड रादर सेटल ऑल हिज ड्यू एज अ वन लम्प सम एट द एंड ऑफ 3 ईयर। उसने क्या किया, एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स उसने क्या किया, सभी उसने एक साथ ही पे की। व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड वैल्यू दैट ही हैव टू पे। उसने अभी देखो क्या किया कि उसको हर एक साल के बाद उसे 10,000 पे करने थे। यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000 रेट उन्होंने दिया है। Suppose that rate compounding is 10% per annum, then the amount of the third payment of rupees 10,000 paid at the end of 3 years is what, 10,000 itself. Second payment is paid at the end of second year, then the amount at the end of 3 year वो क्या रहेगी आपकी, कि amount is equals to P into 1 plus I raised to n. सो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है आपका यहाँ पे 0.10। सो हम यहाँ पे उसे कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू
10,000 into the bracket 1 plus 0.10। आंसर देखो क्या आ गया, 1100। ओके, सो यहाँ पे देखो सेम, अभी उसको फर्स्ट पेमेंट करना है, पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, हेंस एट द एंड ऑफ 3 ईयर उसे कितना करना पड़ेगा, 10,000 into the bracket 1 plus 0.10। अभी ब्रैकेट का क्या है, रेस टू 2 है। आंसर क्या आया, 12,100। ओके, तो इतनी अमाउंट क्या हो जाती है उसकी, एंड ऑफ 3 ईयर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो कैसे आ जाएगा आपका, देखो अभी हम टोटल करेंगे तो पहले उसने 3 ईयर्स के बाद उसको एक अमाउंट कितनी देनी थी, 10,000। वो 2 ईयर्स के बाद उसको कितनी देनी थी, 11,000, और यहाँ पे कितनी देनी थी, 12,100। तो टोटल कितनी हो गई, 33,100। Hence the accumulated value of the annuity, which is the sum of total future value of the 3 payment, is 33,100। The process is, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको अगर प्रोसेस नहीं समझ में आ रही तो यहाँ पे देखो, दिस इज द प्रोसेस कि फर्स्ट यहाँ पे ईयर से 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो n पर आपको कितना करना है, c, यहाँ पे n-1 पे क्या करना है, c इंटू 1 प्लस n, यहाँ पे कितना है, c इंटू 1 प्लस i रेस टू 2। ऐसे आपको n-1 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपका जो ये है, यहाँ पे एक साथ ही दिया है, दिस c इज़ नथिंग बट द इंडिविजुअल पेमेंट पर यूनिट टाइम पीरियड। जो आपको पेमेंट देना है, जो हमने 10,000 फिक्स रखा है, वो 10,000 यहाँ पे आएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए एक्यूमुलेटेड वैल्यू। ये किसका फॉर्मूला है, आपका एन्युटी के लिए फॉर्मूला है। ओके, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर पी। ओके, दोनों भी फॉर्मूला आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ओके, रिमेनिंग जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, बट एटलीस्ट ये प्रोसेस जो है वो आपको ज़्यादा मैटर नहीं करती, इसके लिए हम उस पर ज़्यादा ये नहीं करेंगे। खाली आपको याद होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है एन्युटी के लिए, पी का और ए का। ओके, फिर हम उसके बाद उसका जो तीनों एन्युटी के लिए उसका कैसे डिफरेंस आता है वो देखेंगे। ओके, थैंक यू।